अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, सिचुएशन ये है कि वो भारत जो ख़ुद को खित्ते का थानेदार समझता था, वो भारत जो आए दिन पाकिस्तान को धमकियाँ देता था और कभी इंडस वाटर ट्रीटी के ख़िलाफ़ जाकर आबी दहशतगर्दी की कोशिश करता है, कभी सरहद पार एकतरफ़ा हमले करता है, वही भारत आखिरकार अमेरिका के दरवाजे पर जाकर सीज़ फायर की भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात एक बार फिर डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भारत ने बराह रास्त वाशिंगटन को अप्रोच किया है और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से रब्ता किया है और बात की जा रही है सीज़ फायर के हवाले से, मुज़ाकिरात के हवाले से। अब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बिल्कुल क्लियर कट ये बोल दिया है कि जी पाकिस्तान ने किसी से भी भारत के साथ बातचीत के लिए ना तो दरख्वास्त की है और ना ही हम कोई प्रेशर कबूल करने वाले हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल सीधा साधा है कि जी हम जंग नहीं चाहते, लेकिन भारतीय प्रोपेगेंडा, फिर अस्करी जुनून और इस्लामोफोबिक पॉलिसीज़ को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जनाब, मई में भारतीय जंगी इश्तियाल अंगेज़ी और इसके बाद भारत की अमेरिका से मदद मांगने की हकीकत ने किया क्या है आखिर? इसने मोदी सरकार की कलाई खोल दी है, क्योंकि एक तरफ दुनिया को चढ़ते हुए भारत का झूठा बयानिया बेचा जाता है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अमली तौर पर भारत को सीज़ फायर के लिए वाशिंगटन को दरख्वास्तें करनी पड़ रही हैं। ये सिम्टम्स हैं नाजरीन, ये साइंस हैं कि भारत की नाकाम सिफारतकारी के, फिर इंतहा पसंदी के बोझ तले दबी उनकी पॉलिसीज़ के, और ये एक्सपोज करता है एक ऐसी हुकूमत का चेहरा जो अपने ही झूठ में फंस चुकी है। अब यहाँ पर पाक भारत मुज़ाकरात का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की तारीख कोई नई नहीं है। कभी शिमला मुआहदे पर बातचीत हुई, कभी लाहौर डिक्लेरेशन, कभी आगरा समिट, मगर हर बार बात शुरू तो होती है, लेकिन कश्मीर पर जाकर भारत की हठधर्मी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये कि अगर भारत माजी की तरह फिर से डायलॉग ड्रामा खेलने जा रहा है, तो क्या इस बार भी नतीजा वही निकलेगा जो पहले निकला? फिर सवाल ये भी है कि आलमी बरादरी भारत के इस ख़तरनाक रवैये पर कब तक आंखें बंद करके बैठेगी, और क्या महज बयानबाजी से खित्ते में अमन कायम हो सकता है या फिर प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ेगा? इसी मौजू पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मुझे रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजम साक़िब साहब, ज़फ़र इलाही साहब और पीजे मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साक़िब साहब, अब नौबत यह आ गई है कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड खित्ते के चौधरी साहब लड़ाई माफ़ करो पर आ चुके हैं। आप भारत की क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं? देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी तो बड़ी क्लियर है, रोज़े रोशन की तरह अयां है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पिछले कई दिहाइयों से यही है कि हम जंग नहीं चाहते, हमारे साथ मुज़ाकरात रखें, बातचीत का सिलसिला जारी रखें, कंपोजिट डायलॉग को शुरू करें। वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होती थी, उसके ज़रिए हम मसाइल के बीच जो है वो बातचीत करते थे। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, भारत भी कहता है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन कर देता है। और उसमें उसका जो ठस्सा था वो इस बुनियानुल मरसूस ने जो है वो थोड़ा सा किया है, उसको धक्का लगा है और उनको वाक़तन पता लगा है कि स्ट्रेटिजिकली, तस्वीराती तौर पे और मिलिटरीली भी और सिफारती तौर पे भी वो नहीं है भारत जिसको कि शाइनिंग इंडिया और राइजिंग इंडिया और पता नहीं क्या क्या इंडिया था। तो वो थोड़ा सा उसको कट टू साइज़ हो गए हैं, उनको अपने साइज़ का पता लगा है। लेकिन क्या सारा कुछ बदल गया है वहाँ पे? क्या इस जंग ने उनको कुछ सबक सिखाया है? ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए, हम बातें कर रहे हैं इधर भी कि अमन होना चाहिए, ख़ित्ते में अमन होना चाहिए, वहाँ पे भी यही बातें हो रही हैं। लेकिन ज़रा देखिएगा कि क्या होगा। फ़र्ज़ करें कल को पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती हो जाती है, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इस वक्त कम अज़ कम जो हालात हैं मौरूसी, यानी उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मुझे ये बताइएगा कि हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होंगे तो वहाँ नारे क्या लगेंगे? वहाँ पे क्या बात होगी? वोट बैंक क्लैशेस क्या होंगे? किस किस्म पे नैरेटिव बनेगा कि अगर दोस्ती हो जाती है? अच्छा, 3 लेवल हैं इसमें, जिसमें कि आप यानी यूँ समझिए कि दोस्ती तक जाने में ना, सबसे पहला ये है कि कम से कम टेबल पे आके बात तो करें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हाई कमिश्नर्स नहीं हैं एक दूसरे के, नैरेटिव्स की जंग जारी है। ट्रेड आपकी 2019 का ये जो इन्होंने किया था 5 अगस्त का 370 और 35 से, उस वजह से 2 तरफा ट्रेड बंद है जी। जंग आपने कर ली है।
तो इस सूरत हाल में सिर्फ बात कर लेना वो जो है वो भी एक बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा है, उसको हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस कहते हैं। Right. दूसरा आपका आता है कि आप इश्यूज को एड्रेस करते हैं, मसाइल हल करते हैं, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप आता है कि जब आप बड़े बड़े मसाइल को हल कर लेते हैं तो अब दोस्ती की स्टेज आती है। हमारे यहाँ बहुत सारे एनालिस्ट हैं, उनको हमने सुना और देखा और पढ़ा, उनका ये ख्याल है कि जो ही हिंदुस्तान टेबल पे आएगा सारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसा और आप नहीं डिसएग्री है। करते हैं इस बात से? आपने पहले बातचीत शुरू करनी है और ये देखिएगा कि शुरू से हमने जंगें लड़ी, 1965 1971 मुल्क हमारा 2 लख्त हो गया, लेकिन गुफ्तगू जारी रही। 1997 आया, गुफ्तगू जारी रही। उसके बाद ये है कि 2002 का स्टैंड ऑफ आया, गुफ्तगू जारी रही। अब ये कि शायद यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं है और वहाँ पे मनमोहन सिंह नहीं है, या फिर यहाँ पे जो है हिसाब किताब है वो उनको लगा नहीं खाते, ये या फिर भारत का नरेंद्र मोदी डिप्लोमेटिक है। इशू नहीं है, भारत का अपना कोई मसला नहीं है, लीडरशिप चेंज होते ही ये मसला हल हो सकता है। नहीं, मेरा इसमें थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ है। लीडरशिप जो है ना वो रामीन थोड़ा सा फ़र्क डालती है। अच्छा, लीडरशिप से पूरी की पूरी काया कल्प नहीं होती, सारी की सारी समस्याएं हल नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं हो जाता कि एकदम से लीडर बदलेगा। मिसाल के तौर पे राहुल गांधी अभी बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, आपके ख्याल में वो ये जो हुआ है इसका सिंध तास का मुआहदा जो सस्पेंशन हुई है वो वापस आ जाएगा? आपके ख्याल में राहुल गांधी जो है वो 370 की एब्रोगेशन वापस ले लेगा, 35A को खत्म कर देगा? उसने वापस नहीं जाना इलेक्शन में। सर फिर तो अपीजमेंट नजर आ रही है, सारी की सारी अपीजमेंट नजर आ रही है, फिर तो पूरी आवाम चेंज करनी पड़ जाएगी अगर पाकिस्तान और इंडिया का मसला हल करना है, क्योंकि वोट बैंक है सारा। यही तो चीज है। अच्छा, अब उसमें आखिरी बात करूंगा इस वक्त की कि नॉर्मलाइजेशन से बात शुरू होगी, फिर मसाइल के हल की तरफ आएंगे, फिर दोस्ती होगी। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस के लिए ज़रूरी है बातचीत करना। अब इंडिया अपनी शराइत पर आएगा। अच्छा, आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब ने लंदन में कुछ महीने पहले ट्रेड की बात की थी कि हम बायलैटरल ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेड बंद हमने की थी, खान साहब के दौर में हुई थी जब ये 2019 अगस्त का वाकया पेश आया था। उसका कोई जवाब नहीं आया। इधर से किसी किस्म की भी कोई बात जाएगी, बातचीत की जवाब नहीं आएगा, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ों के साथ एक फैक्टर हुआ है और वो ये है कि जंग की हजीमत भी शामिल हो गई है इसमें। अब उन्होंने उसमें से निकलना है। और एक चीज़ अच्छी हुई है, उसको बता के तो अपनी बात ख़त्म करता हूँ जी। चाइना और इंडिया का करीब आना, उनके ताल्लुकात ठीक होने, ये जो फैक्टर है ये शायद पाकिस्तान इंडिया के आपस में करीब आने में जो है वो मुमिद साबित हो, इसकी को मदद मिल सके। लेकिन ये फार फेच्ड है, दूर रस है, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे कि चाइना और हिंदुस्तान की कोई ऐसी अच्छी सी दोस्ती हो जाए, उसमें से कुछ अच्छी अच्छी खबरें हमें मिलेंगी। ठीक है हिलाली साहब, आपको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात का क्या कोई रास्ता नज़र आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि जो एक इम्पास की सिचुएशन बनी हुई है, जो एक डेडलॉक बरकरार है सालों साल से, और उसके बड़े ही डेफिनेट रीजंस हैं जो कि भारत की तरफ से निकलते हैं, जैसे कि अभी नजमुल साकिब साहब भी कह रहे थे कि भारत की लीडरशिप, भारत का वोट बैंक, भारत की आवाम, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, तो फिर तो ये कोई रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा। हाँ नवीन, मानना पड़ेगा कि बातें बहुत हैं मगर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, और उसका वजह जो है वो बड़ा क्लियर। देखिए, जब एक दफे हमने इस एस्पेक्ट को टैकल किया था, वो टैकल किया था मुशर्रफ के जमाने में, और हमने टैकल किया था मनमोहन, वो क्या था उसका नाम, वाजपेयी के जमाने में। जी जी। और एक्चुअली वो एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव एक अप्रोच था। क्या अप्रोच था कि हम किसी चीज पे इस वक्त अग्री नहीं कर सकते वीजा भी कश्मीर, मगर इन द लॉन्ग टर्म हमारी एग्रीमेंट है कि अमन होना चाहिए, पीस। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस क्यों नहीं हम वो करें जो अमन को नजदीक ला सकता है, नेमली कश्मीर में हो अमन, जैसा कश्मीर है वैसा रहे, मगर उसमें 2-3 छोटे तब्दीली हो। वो क्या कि कश्मीरी आए जाएं, एक एक से मिले, बेशक
हमारे फोर्सेस जो हैं अल्टीमेटली उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, मगर बेशक इस वक्त उधर ही उस लिमिट पे रखें जो वो है, और हम 20-25 साल इस सिचुएशन को बर्दाश्त करें, इस सिचुएशन को हम चलाएं. लेट द पीपल ऑफ कश्मीर कम एंड गो, लेट देयर बी ट्रेड बिटवीन देम, पीस आना चाहिए. हमने एक का स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं उठाना है. नथिंग विल चेंज एक्सेप्ट दैट वो आए जाए मिले ट्रेड करें एक्सेट्रा. उसके बाद देखेंगे, वी विल मीट एंड से क्या ये वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़े 15 साल के बाद. यू सी द पॉइंट इज, इस वक्त जो आदमी आया है वो है मूडी. एंड मूडी जिस तरीके से जब उसने वो मेडल हासिल किया हसीना वाजिद से फॉर लिबरेटिंग इंडिया, जिस तरीके से उसने उस स्पीच दिया, कहने लगा ये तो हमारा पहला स्टेप है कि बांग्लादेश को उनसे निकाले. अब दूसरा स्टेप है, द सेकंड स्टेप इज आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड व्हाटएवर द क्लेम्स ऑन लद्दाख. ये भारत माता का विविसेक्शन हो गया है, फट गया है. मैंने वी हैव वो क्या कहते हैं ना, चीर दिया है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ भारत माता, द होली कॉन्सेप्ट के एक मुल्क है ये सब. तो जब तक ये देखिए, यू आर टू वेज ऑफ वर्किंग. या तो आप लड़ा के ले ले और कहें हम फतह हो गया. दूसरा तरीका ये है, यू बिल्ड स्लोली इन स्टेजेस टुवर्ड्स पीस. उसके बाद देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट क्या हो सकता है क्या नहीं. आपके ख्याल में क्या लीडरशिप के चेंज होने से, मोदी के चले जाने से कोई फर्क पड़ता है? यस, फर्क पड़ेगा. मे बी तो दूसरा आदमी जो आएगा, देखिए ईयू में लड़ रहे थे एक साथ, जर्मन, फ्रांस 200 साल से लड़ रहे थे, मगर 50 साल 70 साल के बाद, 75 साल के बाद इन लोग अभी ईयू बन गया. दे आर यूनाइटेड. दिस आप सोचिए किस तरीके से ये मसले दूसरे जगह हल हुए. Exactly. और इस मसला भी इसी तरीके का इसका हल है. ये नहीं कि चलो बात करते हैं, अभी बात करते हैं. नो, एक कंस्ट्रक्टिव प्लान बनाए. अगर आप जल्दी कहेंगे बात करने के लिए, तो आप, अगर हम कहें तो बिल्कुल वही ठीक होगा. इंटरप्रिटेशन हमारा मूव होगा जो आपने बताया है. हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं मूडी का मूड, कि ये कमजोर हो गया, कि ये अभी बात करना चाहता है, पहले तो ये कर रहा था, अभी तो ये कर रहा था. That's not the right atmosphere. पहले 5, 10, 15 साल अमन होना चाहिए, और उसके बाद the next step हो सकता है, मगर not immediately and not under Modi. Right. मीर साहब, इंडिया और पाकिस्तान के मामले में बड़ा डिलेमा रहता है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि जी जंगी सिचुएशन रही है, बहुत से ममालिक के दरमियान रही है, चाइना और इंडिया के दरमियान रही है, लद्दाख का मामला अभी तक है, लेकिन ट्रेड कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं आपस में. इसी तरह से अमेरिका और जापान की अगर बात कर ली जाए, वो भी ट्रेड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. क्या ख़ास इशू है, आप इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, पाकिस्तान और भारत के मसले को जो यूनिक बनाता है? देखें, जब हम ट्रेड की बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो गुड है जो भी, वो दुबई जाता है, दुबई से इंडिया चले जाता है. उनका जो गुड है वो दुबई जाता है, दुबई से वो पाकिस्तान आ जाता है. तो ट्रेड तो इनडायरेक्ट हो रहा है. अच्छा, ठीक. अब बात आती है कि 78 साल से इस डायलेमा में हम फंसे हुए, ना हम आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं. मेरी नजर में, अब कई लोग मुझसे बड़ा इख्तलाफ करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने बड़े 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 सीनियर लोगों से भी बातें की हैं ऑन ऑल द साइड्स. इंडिया के अंदर इंडिजिनस मूवमेंट्स बहुत ज्यादा है. 27-28 उनके स्टेट्स हैं, वो सारे आपस में लगे हुए हैं कि उनको आजादी वहां से चाहिए. अब जो इतने आप खालिस्तान ले लो, जो लेटेस्ट है, वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, आपने देख लिया. उसके बाद कश्मीर का मसला आता है. हिंदुस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा. वन ये अभी आपने सवाल किया था ना हिलारी साहब को कि जी क्या गवर्नमेंट चेंज होगी, वो उनकी वो पॉलिसी, ये पॉलिसी उसी पर रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे. ये स्टेट की पॉलिसी है. अमेरिकन को देख लो, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स हैं, वो पॉलिसी वही रहती है. ये हमारे मुल्क के अंदर होता है कि कंटिन्यूटी पॉलिसी कोई नहीं है.
अब उन्होंने उनका एक बेसिक उनका जो है कि कश्मीर अटूटंग हिस्सा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। जी। अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करेंगे, क्या लोकसभा राज्यसभा मानेगी? बिल्कुल नहीं। हम तो ट्रैक 2 पे लगे हुए हैं। हम ट्रैक 2 पे, मैंने कई दफा कहा है, हम ब्रसल्स में भी, वॉशिंगटन में भी, लंदन में लगे रहते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। फायदा एक ही है कि हम एक अरेंजमेंट पे आए। इन्होंने अभी एक जिक्र किया, जब जनरल मुशर्रफ की बात हुई थी तो मेरी मुलाकातें और इंटरव्यू जनरल कह रहा हूँ कैप्टन जसविंदर सिंह के साथ हुई, अच्छा। जो कि उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कर सकते थे, काश हम पावर में रहते। तो मैंने कहा कैसे कहते? क्योंकि जब आप बात कर रहे थे, आप तो कह रहे थे कि जो बॉर्डर है वो कोहाला तक होगा, और जनरल मुशर्रफ नहीं माने। हमने कहा था कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल वही रहेगी, अगर होगा तो इसका पूरा या या उधर होगा या इधर होगा। So basically the general didn't agree, but you were near it, at least you were talking। जो बात आती है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? या तो आप बॉर्डर्स खोल दें, let the people of Kashmir decide। 57 के बाद आप मुझे बताएं, जो पंडित नेहरू कहते थे प्लेबिसाइट होगा, कहाँ गई वो प्लेबिसाइट? किधर गई वो? So ये जो चीज है, ये अब बहुत इनग्रेन्ड हो गई हुई है, और इसका अगर तो कश्मीर का मसला हल होगा, मेरी नजर के अंदर डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तान मूवमेंट टू स्टार्ट, मीजूस, आगाज, असम, त्रिपुरा, and all that, they will be activated। So can India afford that? हमने उस साइड को भी देखना है ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला भारत के लिए एक एग्जिस्टेंस का इशू बनता जा रहा है। वेरी वेल सेड, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनता है। लेकिन इस थ्रेट को, वी डोंट वांट इंडिया टू बी डिसमेंबर्ड, बट देन वी एक्सपेक्ट इंडिया शुड नॉट बी डिसमेंबरिंग अस एज वेल। हम कहते हैं कि आप ऐसा इनरोड निकालो कि जिसके अंदर वी कैन सिट एंड फाइंड अ सोल्यूशन। आज मुझे बताओ ना, ये इंडिया गया है, किस मुंह के साथ रशिया से बात करेगा? क्यों? क्योंकि इसको अमेरिकन रिबटल मिला है। अमेरिकन रिबटल मिला है तो तुम उधर भाग गए हो, और वो भी ड्रामा है, टोपी ड्रामा। इंडिया हमेशा एक प्रॉक्सी अमेरिका की रहेगी, और हम जो है, हम चाइना के प्रॉक्सी रहेंगे। सिंपल एज दैट। लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश। हम एक चीज रामीन देखने वाली है। जी जी जी, नजमुल साकिब साहब, आप शॉर्टली बात कर लें, फिर ब्रेक पे जाना। जी, वो ये बड़ी अच्छी बातें की हैं हिलाली साहब ने भी और मीर साहब ने भी। हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि इंडिया जो है ना, उसका डाउनफॉल हो रहा है, इंडिया नीचे जा रहा है, और हम खुश हो रहे हैं। मुझे इसमें कुछ खुशी की बात इसलिए नज़र नहीं आती कि ठीक है, आपका दुश्मन कमज़ोर होगा, शरारतें कम करेगा, लेकिन अगर इंडिया का डाउनफॉल होता है तो क्या पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ जाएगी? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। क्या पाकिस्तान की मईशत जो है वो आसमान को छू लेगी? तो उसमें हमें थोड़ा सा इसमें तफरीक रखनी है कि इंडिया का कमज़ोर पड़ना हमारे लिए सिर्फ इतना अच्छा है कि फिर उसके बाद वो शरारतें नहीं करेगा, हाँ, बंदे का पुत्र बन के रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को अगर अपने पाँव पे खड़ा होना है तो वो उसने खुद होना है, और उसमें इंडिया का दाएं बाएं हो जाना कोई मायने नहीं रखता। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखा जाए, ख़ास तौर से पीटीआई को, तो तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपनी ही पॉलिसीज़ और फैसलों के जाल में कुछ उलझती हुई नज़र आ रही है, कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रही है। सिचुएशन ये बनी कि अपोजिशन लीडर के लिए पहले महमूद खान अचकज़ई और आज़म सवाती के नाम सामने लाए गए, फिर उन्हीं नामों को रोक दिया गया है। और ये सारा मामला कब शुरू हुआ? जब साबिक़ अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज को 9 मई के केसेस में सज़ा के बाइस नाअहल करार दिया गया। फिर खान साहब की ये डायरेक्शन सामने आई अब कि अगर इन दोनों रहनुमाओं को अदालतों से रिलीफ मिल जाता है तो यही अपनी पोजीशन पर कंटिन्यू करेंगे, वरना उनकी जगह 2 नए नाम भी उन्होंने दे दिए हैं। अब मसला ये पैदा हो रहा है कि इन 2 नामों पर जो खान साहब ने खुद दिए हैं, ज़ाहिर पार्टी के लीडर ने दिए हैं, तो उस पर पार्टी के कई रहनुमा इस पर ऑन बोर्ड नज़र नहीं आ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जी इनसे और भी बहुत से कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं जिनको देखना चाहिए। तो एक तो इस मामले में पीटीआई के अंदर खान साहब के फैसले पर इख्तिलाफ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इसी तरह से हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी कुछ तजादात सामने आए। पहले ही कहा गया कि तहरीक इंसाफ बाई इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगी, अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर मौक़िफ़ बदला, पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद ये ऐलान कर दिया गया कि पार्टी हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो सवाल यहाँ पर ये जो हमारे भी जहनों में उठता है और आवाम के जहनों में भी उठ रहा है कि ये बार बार की यू टर्न पॉलिटिक्स आखिर पार्टी को कहाँ ले जा रही है, इसी हवाले से इस सेगमेंट में बात करेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये जो
पार्टी के अंदर हम इख्तिलाफात देख रहे हैं, ख़ास तौर से लीडरशिप के फैसलों को लेकर जब इख्तिलाफात सामने आते हैं तो थोड़ी सी संगीन बात होती है। आपको लगता है कि यहाँ पे एक लीडरशिप का क्राइसिस नज़र आ रहा है पीटीआई में? देखिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इनमें है, मगर उस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का वजह ये है कि इन लोगों को मिलने नहीं दे रहे एक एक से। इमरान खान का व्यूज, एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू हिज व्यूज, उसको टेस्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं। इधर वो हो नहीं रहा। एक साइड पे वो है जेल में अकेला सोच रहा है ख्याल, दूसरे साइड में ये है बाहर, एंड दे आर अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ पेन और पनिशमेंट इन अ सेंस। ये उसका आई विल इमरान खान का ये जो एक्शन है ये क्या शो करता है? मेरे ख्याल में ये शो करता है कि मैं बात करने के लिए, इस सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए मैं तैयार हूं। इस सिस्टम में ऑपोजिशन का जो रोल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हूं, इसलिए मैं खुद उन लोगों, अब 2 लोगों को मैं अपॉइंट कर रहा हूं, स्वाति और ये अचकज़ई, टू कंटिन्यू विद द सिस्टम। ठीक है, हिलाली साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। नजमू साकिब साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मिस कोऑर्डिनेशन, हिलाली साहब कह रहे थे कि मिस कोऑर्डिनेशन का इशू है क्योंकि बात नहीं करने दी जा रही, खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, सब लोगों को एक साथ, सब अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग मौक़िफ़ लेकर आते हैं बाहर। या फिर आपको लगता है कि ये अंदरूनी धड़ेबंदी है और एक यू टर्न कल्चर जो पीटीआई के अंदर देखा गया है ये उसी की एक्सटेंशन है? देखिए, अगर तो ये बात है कि जी चूँकि मिलने नहीं दिया जा रहा खान से तो इस वजह से तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, चूँकि मुलाकातें रोक दी गई हैं किसी वजह से तो इस वजह से इंतशार है, तो जब मिलने दिया जा रहा था तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? जब वो आप गवर्नमेंट में नोट थे तब क्या कीजिएगा सूरत हाल कि उस वक्त 4-4, 5-5 इनके स्पोक्स पर्सन्स होते थे। एग्जैक्टली। इधर से एक निकलता था, वो कहता था जी कि मैं मिल के आया हूँ और ये सूरत हाल है। शाम को पता लगता था जी कि आपकी तो मुलाकात ही नहीं हुई, असली मुलाकात तो हमारी हुई। इधर से गौहर नायाब आते थे, वो कहते थे ये दोनों गलत कह रहे हैं, असल में तो मैं मिल के आया हूँ। तो जब मिलने दिया जा रहा था उस वक्त क्या था? अच्छा, एक और बात, यानी एक तो तज़ब्ज़ुब की बात हो रही है ना, मैं किस तज़ब्ज़ुब में हूँ जी? मुझे अपना तज़ब्ज़ुब बताने दीजिए। बताइए। मुझे तज़ब्ज़ुब ये है कि खान जो है वो जेल में है और उसकी उम्र गुजर रही है। और देखिए, आदमी जवान नहीं होता, 70 के बाद जो है वो सूरत हाल कुछ और हो जाती है। जी। तो कितनी देर और फिर उसके बाद मुझे एक तज़ब्ज़ुब और है कि ये जो खान साहब से इख्तिलाफ कर रहे हैं बाहर बैठ के कि नहीं जी अचकज़ई साहब को नहीं होना चाहिए, नहीं जी आज़म स्वाति को नहीं होना चाहिए, नहीं हम वेट करते हैं शिबली फराज का, नहीं हम उमर अयूब यानी उनका यानी वेट करते हैं वो आने का। मुझे ये बता दीजिए कि फ़ैसला कौन करता है? ये बहुत अगर तो खान फैसला करते हैं, अगर तो खान फैसला कर, मैं यानी तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ ना। अगर तो खान फैसला करते हैं तो खान ने तो फैसला कर दिया कि अचकज़ई होगा और सवाती होंगे सेनेट में। ये फैसला किसने चेंज किया? और अगर बाहर से आई है कि जी हम नहीं मानते इसको, तो इसका मतलब है खान फैसला नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रही। फिर माफ़ी की बात आती है, माफ़ी मांगने का फैसला किसने करना है? अगर कभी मांगी जानी है तो क्या खान ने करना है? और अगर खान ने करना है तो बाहर वाले लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन माफी की डिबेट ही क्यों तो है नजमू साकिब साहब? माफी की डिबेट ही क्यों है? क्योंकि लॉ, देखिए, एक इल्ज़ाम है, आपने एक्यूज़ किया, लीगल प्रोसेस चले उसके ऊपर, कोर्ट से फैसले आए, माफियाँ कहाँ से आ गई बीच में? देखिए ये सिलसिला सारा शुरू हुआ था, वो अब तकरीबन यूँ समझिए कि वो आता है ना फिल्म के आखिर में दी एंड जी, ये माफ़ी तलाफ़ी का दी एंड हो चुका है। अच्छा, बात सिर्फ ये हो रही है कि आपके पास इख्तियार क्या है। हाँ, और सबसे बड़ा तज़ब्ज़ुब मेरा ये है जी कि अगर खान इस पाकिस्तान मुमलकत खुदादाद का सबसे मकबूल लीडर है, मानते हैं, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है सियासी, मान लेते हैं, ये भी बता दीजिएगा कि पीटीआई अगर खुदा न खास्ता खान नहीं रहता तो किधर जाएगी?
ओहो, कौन आएगा? $1 मिलियन सवाल। क्या वो डेजिग्नेटेड सर्वाइवर जो हैं, वो जो पुराने हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो होंगे? क्या वो इसको संभालेंगे? वो संभालेंगे? मानेगा कौन? और इधर तो मैसेज, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो सारे कहते हैं जी हम देंगे। तो आपके ख्याल में शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, ये गौहर नायाब साहब, खोसा साहब, ये सारे लोग जो हैं, ये मरवत वगैरह जो हैं, फिर उसके बाद यानी चौधरी फवाद साहब, ये सारे लोग जो हैं करेंगे क्या? तो मुझे तो ये, मैं आपको यानी इस वक्त की आखिरी बात कर रहा हूँ, जी जी, तजब्जब सिर्फ खान की पार्टी में नहीं है, अच्छा, तजब्जब पूरे अवाम में है। अवाम जानना चाहती है कि हमें इस तजब्जब में क्यों डाला गया हुआ है, क्यों नहीं इसका जो है वो क्लाइमेक्स आता, ये फिल्म कब तक चलती रहेगी, कितनी देर तक देखते रहेंगे। और जहाँ तक बात है इसकी सियासी गैर यकीनी की, मैं हैरान होता हूँ कि अभी पीटीआई के जो लीडर्स बाहर हैं वो इसकी बात ही नहीं कर रहे, वो इसकी बात ही नहीं कर रहे कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है, वो अभी ठीक होनी है। इलेक्शन का आपने कब सुना था आखिरी दफ़ा किसी सियासी पार्टी, ये यानी पीटीआई के किसी यानी रहनुमा ने कहा हो कि 8 फरवरी के इलेक्शन गलत हुए थे, नतीजा गलत आया था? तो ये तजब्जुब जो है, इसका एक पहाड़ है जो खड़ा हुआ है और उसके पीछे खड़ा है खान, और मुझे उसकी तन्हाई जो है उस पर अफसोस भी है, क्योंकि लीडर तो वो है ना, हम लोग उसको ज़ाया कर रहे हैं। हिलाली साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, आप अपनी प्लीज़ बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैंने मीर साहब की तरफ जाना है। खान साहब के ऊपर बात कर रहे हैं, लीडरशिप पे बात कर रहे हैं पीटीआई की। देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि खान ने सिग्नल किया है जिन लोगों के साथ उसकी बातचीत होती है, इन अदर वर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे, उनको सिग्नल किया है कि मैं इस सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम लोगों ने ये 2 लोग जो हैं उनको जेल भेज रहे हो 9 और 10 साल, चलो वो मामला भी खत्म होता है, वो खत्म हो गए हैं। और अभी मैं 2 और को अपॉइंट कर रहा हूं, एक स्वाति है और अचकजाई। मगर उसका रिस्पॉन्स क्या था? उसका अगर रिस्पॉन्स कुछ मेजर्ड होता कि हम भी चाहते हैं बात हो, हम भी चाहते हैं कि मिले हम, और वी वांट टू पेव द वे, हम ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना चाहते हैं, मीट ऑब्स्टिकल्स, और ऑब्स्टिकल्स जो ऑब्स्टिकल्स हैं क्या, ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, तो उन्होंने नहीं किया। जब उन्होंने नहीं किया तो उसने कहा मैं क्यों पार्टी को खामखा छेड़ूं और बताऊं कि मैं तैयार हूं बात करने के लिए, जब वो मानते नहीं है। लिहाजा उन्होंने वापस ले लिया उनके नाम। इन अदर वर्ड्स, उमर एंड द अदर पर्सन, शिबली व्हाटएवर इट इज, वो अभी तक है उधर। देखिए, बात असल ये होती है, इट्स अ टैक्टिकल मूव, उसका एक टैक्टिकल मूव था। और मेरे ख्याल में कि अगर इस पार्टी के बारे में हम लोग इतने कंसर्न क्यों है कि इस पार्टी का फ्यूचर क्या है? सबको पता है, इट्स अ वन मैन पार्टी। किसको नहीं पता कौन है इस मुल्क में और इस मुल्क के बाहर जो नहीं मान दो, जो कहता है नहीं 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 ये शाह महमूद की पार्टी है, या ये कोई जनरली स्पीकिंग एक यूनाइटेड पार्टी है। नॉनसेंस, दिस इज इमरान खान पार्टी, इज द लीडर। के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता था, कोई पता नहीं है, नोबडी इज इंटरेस्टेड। ट्रू, मैं कह रहा हूँ आप कि दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के बातचीत डायलॉग शुरू करो, लीडिंग इन द एंड विद इलेक्शन। देखिए, जो भी डायलॉग होगी शुरू से ये पूरा होना चाहिए कि इस डायलॉग का नतीजा अगर कोलैप्स किया तो कोलैप्स कर गया, खत्म। अगर नहीं कोलैप्स किया, इट विल एंड अप इन जेन्युइन फेयर इलेक्शन। अगर इसमें भी अग्रीमेंट नहीं है और डेट्स नहीं है, रफ डेट्स नहीं है, मेरे ख्याल में तो एक्सपेक्ट के इधर कुछ होगा, मैं नहीं समझता हूँ कुछ होगा। ठीक है मीर साहब, आपको लगता है कि पीटीआई जिस तरीके से चल रही है, एक सियासी पार्टी को इस तरह से चलना चाहिए, या फिर बहुत सारे मार्जिन्स हैं इम्प्रोवाइजेशन के और कोई वजूहात हैं ऐसी जिसकी वजह से ये गैप्स फिल नहीं हो पा रहे, और वो वजूहात आप आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद पीटीआई अदर देन देयर विक्टिमाइजेशन, और वो जो भी उनके मामला चल रहे हैं, बट अंदर से जो पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है वो तो अपने आप में हम उसको एनालिसिस करेंगे ना। देखें, यहाँ जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो है डिसइंफॉर्मेशन। अगर इमरान खान एक बात करते हैं, उसके बाद जाके कोई 3 स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ आती हैं, तो फिर उसमें एम्बिग्यूटी आ जाती है कि क्या इमरान ने कहा है, क्या ये पार्टी कह रही है।
अचकजई आया, अचकजई गया, ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, तो एक मीनिंगलेस डिबेट पाकिस्तान में शुरू हो जाती है। मैं आज भी कहता हूं, देखो अगर इमरान जेल में बैठा है ना, वो जेल में बैठते हैं तो लोग बाहर निकल आते हैं, तो यार अगर वो बाहर आएगा फिर भी निकल आएंगे बाहर, तो डरना किस चीज से यार, मेरी हुकूमत है, मैं क्यों डरूं, भाई इनको आने दो। लेकिन उसका फायदा एक ये होगा कि हुकूमत के साथ एक डायरेक्ट ओपन टॉक शुरू हो जाएंगी, और ये जो है, ये जो इम्पास है, ये जो डेडलॉक है, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आपने उसको बंद किया हुआ है, भाई बंद किया हुआ है, सारे बंद हुए हुए, सारे बाहर हो गए, मुझे बता दो किसी को क्या सजा हुई है? आपने एक आदमी को रगड़ा था 11 साल, जरदारी को, हर किस्म का तो आपने तोहमत लगाया, मर्डर है, मनी लॉन्ड्रर है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, किडनैपर है, हर चीज है। उसके बाद आपने उसको कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दो दफा बना दिया। तो जाती हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि ये आप ना करें, आप आने दें। ये पीटीआई कौन है? ये आपके और मेरे, हमारे बहन भाई हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये कोई बाहर के नहीं है। हाँ, हर पार्टी के अंदर आपको शरपसंद अनासर मिलेंगे। मैंने उस दिन भी, कल भी कहा था कि क्या जो हाईकोर्ट पे हमला हुआ था नवाज शरीफ ने कराया था? वो बिल्कुल नहीं कराया था उसने। वो नीचे लोग होते हैं, चमचे होते हैं, वो कर जाते हैं। अब आप नवाज शरीफ को ब्लेम करोगे इस चीज के ऊपर? ये जो 9 मई को है, हम सब इसको कंडेम करते हैं। आपके इसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, वो फौज के साथ खड़ा है, हम उसको पकड़ रहे हैं। यार देखो, जहां हमें पकड़ना है हम वहां पकड़ते नहीं है, जहां नहीं पकड़ना पकड़ रहे। इसी की वजह से आज एक मीनिंगलेस डिबेट है पाकिस्तान में। इसको आने दो, बैठ के से बात करो। राजा परवेज अशरफ और शहबाज शरीफ क्या कहते हैं पार्लियामेंट में? वो यार एक आदमी है, उसने हमें नचाया हुआ है। अब आप अंदाजा लगाओ, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर किसकी मुतालिक बात कर रहे हैं? Which means they're acknowledging that the man is a popular leader. तो उस पॉपुलर लीडर को आप क्या मार दोगे? So you see, we have to, हमें बैलेंस करना है इस चीज को। हमने पाकिस्तान का सोचना है, पार्टीज का नहीं सोचना। तो जब तक आप इसको नहीं करोगे, याद रखो हम इसी बहस के अंदर उलझ रहेंगे। हाँ जी, इसको पकड़ लिया, इसको खोल दिया। तो दिस कैन नॉट गो ऑन रमीन, दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। बिल्कुल ठीक बात है। हम भी पार्टियों से बाहर निकले और पार्टीज भी थोड़ा पार्टी के मफादात से बाहर निकल के कुछ आम आवाम का सोचें, कुछ ओवरऑल सियासत का सोचें। वापस आएंगे नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर सामने आई कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल्स में से एक B4U ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड, जिसने 17,500 पाकिस्तानियों को लूटा, आखिरकार उसकी रिकवरी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। नैब की जानिब से कार्रवाई की गई है। नैब ने 7.3 अरब रुपए के इस स्कैंडल में से इब्तदाई तौर पर 3.5 अरब रुपए मुतासर अफराद को वापस कर दिए हैं। 10,000 लोग वो हैं जिनको पूरा पैसा मिला है और 7,500 लोग वो हैं जिनको फिलहाल 40% मिला है और बाकी रकम 6 माह में मिलने का उनसे वादा किया गया है। अब ज़ाहिर रिकवरी हुई है, एक खुशायंद खबर है और नैब की कारकर्दगी को भी ज़ाहिर दाद देनी चाहिए, गुड जॉब। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये फ्रॉड इन द फर्स्ट प्लेस हुआ ही क्यों? इसकी प्रिवेंशन क्यों ना हो सकी? ECP है, हुकूमती रेगुलेटर्स हैं, क्या ये उनकी नेग्लिजेंस नहीं है? और जब रोज़ बरोज़ ऐसे स्कैंडल सामने आते हैं तो आखिर कब रियासत कोई ऐसी रेगुलेटरी पॉलिसी बनाएगी, प्रिवेंटिव मेजर लेगी कि आवाम के खून पसीने की कमाई इस तरह लुटने से महफूज रहे? और फिर यहाँ पर एक और बात भी सोचने की है कि पाकिस्तानी आवाम को क्यों बार बार पॉन्जी स्कीम्स और फिर जल्दी अमीर बनने के ख्वाब और शॉर्टकट्स का शिकार बना दिया जाता है? और क्या हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ बाद में रिकवरी कर लेना ही होनी चाहिए या फिर पहले से आवाम को महफूज बनाना भी होनी चाहिए? मीर साहब, आप क्या कहेंगे? ये डिजिटल लिटरेसी का फुकदान है या अवेयरनेस की कमी है? और क्या इसके लिए हुकूमत कोई ऐसा मैकेनिज्म बना सकती है कि इन द फर्स्ट प्लेस इस तरह के फ्रॉड कमिट ही ना हो पाए, सिटीजन इतने बाशऊर हों, इतने लिटरेट हों? रमीन, देखिए, क्राइम हमेशा होता है, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर ये बड़ा स्लो काम है। आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया है कि हमारे अंदर क्राइम हो जाता है, हम उसको फिर डिले करते रहते हैं, इधर उधर डिली डाली करते हैं, ये वो। देखो, आपका साइबर क्राइम यहाँ जो शुरू हुआ FIA, और उसके अंदर मैं क्रेडिट देता हूँ पब्लिकली, नेमली वकार चौहान, जो कि पहले DIG सिक्योरिटी थे, नाउ ही इज हेडिंग द काउंटर टेररिज्म एंड ऑल। इन्होंने बहुत काम किया है। और जो आपका FIA है,
इन्होंने ये तो आज आपने ये खबर दी है, इससे पहले बहुत बड़े बड़े इन्होंने केसेस रिजॉल्व किए हैं। ये मैं तो कहता हूँ आपको पब्लिकली आना चाहिए कि नैब कर क्या रही है, FIA कर क्या रही है। हम इनके नेगेटिव्स पे चले जाते हैं, पॉजिटिव्स हम हाईलाइट करते नहीं है। अब जनरल नजीर ये मैं समझता हूँ कि बड़ा केपेबल आदमी है। ये इनफैक्ट ये मिलिट्री सेक्रेटरी होते थे शौकत अजीज के, लेकिन नाउ एज दिस चेयरमैन है, he has done a great thing। ये अच्छी चीज है। आज आपने नंबर कहते 17,000 लोग खुश होंगे कि नहीं आज पाकिस्तान में कि उनके पैसे वापस हुए। स्कैम्स होते हैं, आपने सही निशानदेही की। ये प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, ये वो पैसा खा जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी उनके पैसे खा गए हुए हैं और वो बेचारे रोते हैं, कहते हैं हम पाकिस्तान आएंगे नहीं। तो ये जो इक़दामात हो रहे हैं ये बहुत ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी एंड फॉर इंटरनल, कि जो सीधे साधे लोग होते हैं अपनी जिंदगी की कमाई डाल देते हैं और उसके बाद ढूंढते फिरते हैं कि हमारे पैसे कहाँ हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक स्टेप हुआ है। एंड जो आपका बुनियादी सवाल है, हमें ऐसे इदारों को स्टेट ऑफ द आर्ट के साथ इक्विप करना है। Give them the latest equipment so they can, जो आपने कहा व्हाइट कॉलर क्राइम भी डिटेक्ट करें और जो दूसरे क्राइम्स है उसके ऊपर हावी हो। So we know what's going on right now। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है, ज़ाहिर है एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ, बड़ी अच्छी कार्रवाई और मुस्बत मिसाल कायम की गई ना आपकी जानिब से, लेकिन क्या सिर्फ रिकवरी काफ़ी होती है या फिर आपको लगता है कि रेगुलेटरी इस्लाहात भी होनी चाहिए साथ साथ? देखिए, ये सारी 17,000 मुतासरीन के लिए पता नहीं कितने अरब रुपए रिकवर हो गए हैं। मुझे बताइएगा कि जिन्होंने ये फ्रॉड किया वो किधर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? क्योंकि वो इधर उन्होंने दे दिए इतने पैसे, इधर से रिकवर कर लिए, वो उधर चले जाएंगे। ये जो पॉन्जी स्कीम की आपने बात की है ना अपने इंट्रो में, तो बड़ा ज़रूरी है उन लोगों को बताना, क्योंकि ये फ्रॉड कोई आखिरी थोड़ी था। ये पॉन्जी स्कीम 1920 से चलती आ रही है। 1920 यानी इमेजिन कीजिए 100-125 साल हो गए हैं कि एक आदमी आपके पास आता है, कहता है ये 100 रुपया मुझे दो, मैं तुम्हें 120 दूंगा अगले महीने। वो दे देता है, आप उसमें 1000 लगाते हैं, वो आपको 1200 दे देता है। और फिर जो ऊपर से आ रही होती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स, उनमें से वो आपको देता है। कोई बिजनेस नहीं हो रहा होता और फिर एक दिन वो ये सारा कुछ लपेट के चला जाता है। सवाल ये है कि ठीक है नैब ने अच्छा काम किया, लेकिन वो जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके साथ क्या किया? और दूसरा सवाल ये है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये अगर आप पूरे जो फ्रॉड पाकिस्तान में हो रहे हैं उसमें देखें तो ये आटे में नमक के बराबर है। मुझे ये नमक भी बड़ा मंजूर है क्योंकि शुरुआत तो हुई, सही बात है। लेकिन क्या ऐसा दिन कोई आएगा कि नैब और FIA जो हैं वो इस पूरे आटे का भी हिसाब अवाम के सामने रखेंगे? वाह, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है इस तरह के स्कैंडल्स, पॉन्जी स्कीम्स बार बार पाकिस्तान में जन्म लेती हैं, बार बार लोग झांसों में आ जाते हैं, ये निज़ामी कमज़ोरी है या फिर अवामी लाइल्मी कहेंगे इसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि दिस इज अ रिमार्केबल डेवलपमेंट, बड़ा ज़बरदस्त। और ये जो पॉइंट रेज किया है साकिब ने, बिल्कुल सही कहा है कि भाई ये कौन थे जिसने किया। मगर मैं इससे ज्यादा जाऊंगा, मैं कहूंगा कि उन पैसे जो थे जो आप रिस्टोर करें, वंडरफुल, फर्स्ट क्लास, दिस इज द पर्पस कि आप उनसे रिकवर करके वापस करें उन लोगों को जिनके पैसे थे। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि या ये सब पैसे वापस हुए? देखिए, एक ऑडिट होना चाहिए इस पीस पे। अब ये पब्लिश आप कर दिया है, जब ये रिजॉल्व होगा एक पूरा पेज लें हर पेपर में और नाम ले जिसको पैसे रिस्टोर हुए, कितना रिकवर हुआ है और कितने रिस्टोर हुए। दैट्स द रियल थिंग दैट विल हैपन। मगर दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, नैब का एक और तरीका ये है, और शायद वो एंटी करप्शन में आ जाता है, मगर एंटी करप्शन और नैब में फर्क क्या है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये बारिशात जो हो गए हैं, ये बारिश जो हो गए, मैं डिफेंस में रहता हूँ और मुझे पता है कि उधर से लोगों को, जैसे मैं ओनली हाफ जो कि तैर के हमें निकलना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन लोगों को पता था, ये पूरे इंस्टीट्यूशन जो चला रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स के, इनको पता था कि रोड्स के कंडीशंस क्या है, इसलिए कि इतने बड़े बड़े साइंस हैं जब आप ड्राइव करते हैं कि खड्डा इधर है, खड्डा उधर है, मगर उसमें फिर भी लोग गिरते हैं। ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं, और मुझे उन्होंने बताया
जिन्होंने फैसला करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये हम अपने जो दूसरा हमारे बाद जो लोग आएंगे उनको भी एक तरीका मिलना चाहिए पैसे बनाने के लिए, तो लिहाजा हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है कि वो खत्म हो जाता है 1-2 साल में, फिर उनकी बारी आती है तो फिर वो उनको दिया जाता है काम और उधर से वो पैसे बनाते हैं। अगर हम 10 साल के लिए और 20 साल के लिए एक रोड ठीक कर दें तो हमारे बाद जो लोग आते हैं वो कितने पैसे बनाएंगे। यू नो दिस इज द थिंकिंग। ठीक है। तो इसका थिंकिंग के साथ क्या होगा, कौन आएगा, ये FIA आएगा, नैब आएगा, कौन आएगा? नैब तो बड़े बड़े लोगों को पकड़ता है, वेरी गुड, नैब इज अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, एक्सीलेंट, और पावर टू दो उनको, मगर फिर बताओ कि पैसे कैसे हासिल हुए, हु वाज रिस्पांसिबल, टीम कैसे हुए, कितना हुआ, और एंड रिजल्ट, और ये ऑडिटेबल, एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का स्टैंप होना चाहिए कि ये सब वाकई हुआ है। अच्छा, ये कहते हैं ना कि इन्होंने कितना पैसा इन्होंने पकड़ा है, क्या हुआ है। अब पिछले चेयरमैन ने भी अनाउंस किया था, and I'm sure वन लंप सम काफी नहीं है, अपने नाम बताओ। they have raised millions they have raised। इन्होंने पकड़े लोगों को और नाम भी दिए उनके, कईयों के नाम दिए हुए। ठीक है जी। मीर साहब आपसे आप ही अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो ज़ाहिर हम एक तरफ कह रहे हैं कि नैब, ऑफ कोर्स नैब का पता चलता है कि बहुत ताकतवर इदारा है इस लिहाज से, बट यहाँ पे कुछ इदारे वीक भी पड़े हैं। अगर SECP की बात की जाए या फिर स्टेट बैंक की बात की जाए, क्या दे हैव डन इनफ टू प्रोटेक्ट द फाइनेंसेस जो भी लोगों के हैं, सरमाया? रामीन, नैब के अंदर कई लोग ऐसे हैं who are not competent enough to work in the NAB, they are not qualified। मुझे पता है कि कौन किस डिपार्टमेंट के अंदर गया, कौन कहाँ से डेपुटेशन पे गया। नो, हमें स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, बिकॉज दे आर डीलिंग विद व्हाइट कॉलर क्राइम, दे नीड एक्सपर्ट्स, दे नीड, ये जो हमारी नई जनरेशन जो आ रही है इनको हायर करो भाई, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास इंफॉर्मेशन है, इनके पास नॉलेज है विद द लेटेस्ट यू नो व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। अगर आपने डेपुटेशन पे इधर से उधर, उधर से इधर, एक तो एक्सपर्शंस आ जाते हैं, दूसरा ये है कि आपका काम बड़ा डिले होता है। आपका जो नया बच्चा निकल रहा है पाकिस्तान के अंदर वो बड़ा ज़हीन है, hire them, get them in, because white collar crime पूरी दुनिया में, इधर भी होता था, ये लंदन इंग्लैंड के अंदर यू नो ये स्कॉटलैंड यार्ड में, अब वो SFO बना दिया है, सीरियस फ्रॉड ऑफिस। अब इसको वो क्या करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। आपको पता है इस साल के एंड पे, इस साल सॉरी 2027 में आप 800 पाउंड से ज्यादा पैसा कहीं किसी बैंक से ट्रांसफर भी करेंगे, अगले पूछेंगे कहाँ से आया बेटा पैसा, बताओ। ये लॉ है, कल है, और ये चीज जो है ये पूरी दुनिया में अब ऐसा ऐसा आ जाएगी। आपकी मनी ट्रांजैक्शन क्या ये ब्लैक मनी है, क्या ये यू नो लॉन्डर्ड है, व्हाटएवर। सो ग्रेजुअली पाकिस्तान इज गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड, बट वी नीड टू बी मोर, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा पता है चोर कौन है? हम सब है। क्यों है? हम टैक्स नहीं देते। नाज़रीन, सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फिर दीजिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।